अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 34 इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर नंबर 34 का सेकंड पार्ट है। तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वाली देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम ग्रीन प्रोडक्ट्स टू सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फिक्सिंग प्रॉब्लम यानी कि जब एक दफ़ा प्रॉब्लम हो जाए उसको फिक्स करने से अगर हम बात करें कि अगर हम शिफ्ट करते हैं फिक्सिंग प्रॉब्लम टू मेकिंग थिंग्स बेटर फ्रॉम द स्टार्ट, कि हम शुरू से ही चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर लें, हम ऐसे काम करें, ऐसे स्टेप्स लें कि शुरू से ही चीज़ें सही हो कि प्रॉब्लम कोई आए ना। तो इट इज़ लाइक गोइंग फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। तो ये हम जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, ये जो हम ये जो अप्रोचेस हमने पढ़ी थी, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। इसके अंदर हमने रिएक्टिव के अंदर क्या कहा था कि जब एक प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में उसको ठीक करने के लिए जो है वो जो अप्रोच होती है उसे रिएक्टिव कहते हैं। और प्रोएक्टिव में क्या है कि पहले से जो है वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं ताकि जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज ना हो। तो फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्सिंग प्रॉब्लम लेटर टू मेकिंग थिंग्स बेटर फ्रॉम द स्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव इन्वायरमेंटल पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो when rules and laws make companies consider the true environmental expenses of their products and activities, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज जब ये कंसिडर करती हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो उनके एक्शंस हैं उनका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें फिर ज़्यादा चांस ये होता है कि जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं वो रहें, ग्रीन प्रोडक्ट्स को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं होंगी उनका जो है वो इन्वायरमेंट पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो है वो मज़ीद अच्छे जो है वो चेंजेस, मज़ीद बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, अभी जो क्लीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि इको फ्रेंडली कार्स, फार्म्स वगैरह ही अवेलेबल तो हैं, बट इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं। दो रीजंस हैं इसकी। पहली चीज़ ये है कि ये करंट सिस्टम के अंदर जो है ये फिट नहीं हो रहे सही से। ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और फूड के जो सिस्टम है इसके अंदर फिट नहीं हो रहे। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर विच हैव अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको मैं सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि अगर अभी की हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ वो किस पे चल रही हैं, वो पेट्रोल पे चल रही हैं। ठीक है, या गैस पे चल रही हैं। तो अब क्या है, एकदम से अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ पे जो इन गाड़ियों के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, इन गाड़ियों की जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे गैस स्टेशंस हैं, ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर जो है वो इनके लिए मतलब जो इन गाड़ियों के लिए है। ठीक है, तो अब एकदम से इलेक्ट्रिक कार्स अगर आ जाएंगी तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनका क्या होगा? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फिर लोगों की जॉब्स हैं। इस वजह से इन इलेक्ट्रिक कार्स को या इस तरह की चीज़ों को जो है अभी एडजस्ट ये नहीं कर पा रही। दूसरी चीज़ आ गई, आर इंसेंटिव सिस्टम्स ऑफन फेवर द करंट सिस्टम मेकिंग इट हार्ड फॉर क्लीनर टेक्नोलॉजी टू कम्पीट बिकॉज दे डोंट अकाउंट फॉर हिडन कॉस्ट लाइक एनवायरमेंटल डैमेज। अच्छा, अब ये जो हमारे इंसेंटिव सिस्टम है ज़्यादातर करंट सिस्टम को फेवर करते हैं, बजाय इसके कि जो नए सिस्टम्स हम लाना चाह रहे हैं उसको करें। इसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल सी वजह ये है कि जो करंट सिस्टम है, जिसमें हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कोल प्लांट की। ठीक है, कोल प्लांट जैसे अभी है तो इसको इसलिए इसको किया जा रहा है फेवर, क्योंकि ये हम कह सकते हैं इट इज़ चीपर। चीपर इस हिसाब से कि ये सस्ता है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा, बट इसके हिडन कॉस्ट हैं। ठीक है, हिडन कॉस्ट मतलब इसकी वजह से इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अभी अगर हम इसके अंदर कोई इको फ्रेंडली चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि विंड टरबाइन की बात करते हैं, तो उसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके लिए भी उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनके कोई इन्वायरमेंटल डैमेज टाइप के कोई इस तरह के हिडन कॉस्ट नहीं है, बट उसके उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको जो है वो इतना इतना जो है वो उसको फेवर नहीं किया जाता। ठीक है, तो सिस्टम को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने में जो है वो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों का हाथ होता है। ये सिस्टम्स जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, वाटर, ये सारे इनको चेंज करना इतना इजी नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि एक तो ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये एक जो हमारी इकोनॉमीज हैं और कल्चर है इसमें अच्छी सही तरह रूटेड हैं। ठीक है, इनको चेंज करना इतना ईजी नहीं है।
तो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना सिर्फ इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमी, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज करना, ठीक है। और सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स व्हेन चेंज इन सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट ईच अदर। जब ये जो चेंजेस आ रहे हैं एक दूसरे को हर लेवल पे जो है वो सपोर्ट करें, जैसे अगर स्मॉल स्केल इनोवेशन हैं या बिगर रीजनल चेंजेस हैं, बड़ी चेंजेस हैं, या अगर ग्लोबली कोई चीज़ हो रही है तो उसको जो है सबको सपोर्ट किया जाए। जैसे अगर हम लोकली अगर किसी चीज़ को, किसी इनोवेशन को सपोर्ट करती हैं और वो मज़ीद आगे जाती है और वो आगे बड़े जो रीजनल चेंजेस है उसमें फिट हो रही है, फिर आगे वो ग्लोबल बन रही है, ठीक है। तो ये सब जो है वो सोसाइटी की सपोर्ट के साथ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों जो है वो लोग और सोसाइटी, ये जो ग्लोबल चेंज रिसर्च है इसके अंदर उनको ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आइडिया अच्छा भी होता है बट वो इस वजह से भी फेल हो जाता है कि सोसाइटी उसको अपनी कुछ रीजंस की वजह से एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया 5 मेजर फोकाई फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च। तो 5 जो है वो मेन रेलिवेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर रिसर्च के लिए। सबसे पहले आ गया एनर्जी एंड रिसोर्सेज। इसमें एक पता होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मटेरियल्स किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट में रिलेशन के साथ। सेकेंड आ गया फूड। फूड यानी कि हमने पूरा फूड साइकिल इसमें स्टडी करना है, यानी कि क्या है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू वेस्ट। प्रोडक्शन यानी कैसे फूड बन रही है और कैसे फिर सारा उसका साइकिल, और जब वो वेस्ट हो रही है उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट पे, डेवलपमेंट पे और इंटरनेशनल कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और ये एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी इन सब चीज़ों के साथ इसका लिंक है इस वजह से। नेक्स्ट आ गया सिटीज़, कि अर्बन सिटीज़ पे फोकस करना है, पर्टिकुलरली वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, जो कि हमें पता है कि वो डेवलपमेंट के लिए, लाइफ की क्वालिटी के लिए और ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, के टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का हमने रोल देखना है सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, कि किस तरह से इनकी वजह से चेंज आ रहे हैं और किस तरह से ये दूसरे सिस्टम्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। गवर्नेंस एंड चेंज प्रोसेसेस के हमने इसमें ये एग्जामिन करना है कि किस तरह से सोसाइटीज़ जो है वो चेंज हो रही है, किस तरह से गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग का जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसका, उस पर किस तरह का जो है वो रोल है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक हम पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, कि जब हम इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की बात करें, इसकी जब हम रिसर्च की बात करें, तो हमें दूसरी फील्ड जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और दूसरी जो सोशल साइंसेज हैं उनकी भी हमें हेल्प लेनी है, ठीक है, हमने उनका नॉलेज भी यूज़ करना है। उसके अलावा हमें दूसरी जो नेचुरल साइंसेज हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ उस पर भी हमें थोड़ा रिलाई करना है। जब हम इन सारे जो है वो हम इन डिसिप्लिन्स को देखते हैं, हम सारे जो डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज को हम देखते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो हम बेहतर तौर पर इंडस्ट्रीज़ के चेंज को और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बाद ना आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं उनके नेम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से ट्रिकी हो सकती है, बट ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि हम उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या इसमें, हमें पहली चीज़ ये कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज के लिए हमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आ गई क्लियर साइंस ऑफ अर्ली प्रॉब्लम्स, एंड थर्ड आ गई कि इको फ्रेंडली अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली वेज टू मीट आर नीड्स एंड वांट्स, कि हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जो चीज़ ज़रूरत है जिस चीज़ की, हम उसके लिए जो है वो इको फ्रेंडली वेज को यूज़ करें। तो इन सब चीज़ों को जब हम सही तरीके से कंबाइन करते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, ठीक है, जब डिफरेंट कंसर्न्स होंगे उनको जब हमें उनको बैलेंस करना है तो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। तो पहले की अगर हम बात करें, पहले तो गवर्नमेंट्स और यूएन इसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल था हैंडलिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में, इन्वायरमेंटल इशू को हैंडल करने में, बट अब जो है वो, अब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो इस मॉडल में नहीं फिट होती हैं। तो यानी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ गवर्नमेंट और यूएन स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ पे। तो कुछ जो बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं इस केस के अंदर, यानी कि इन चैलेंजेस को गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इस पे जो है वो काम कर रही हैं। लेट 20th सेंचुरी से अर्ली 21st सेंचुरी में देखें तो देयर हैज़ बीन अ ग्लोबल ट्रेंड ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी इसमें क्या है कि हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा पीछे हट गई इन चीज़ों से, और
टू फ्रॉम वेरियस एरियाज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे एनर्जी होगी, एग्रीकल्चर, वाटर पॉलिसी से। इस तरह से क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से इन रिसोर्सेज के यूज़ को फ्यूचर में जो है हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो बहुत सारी जो एनजीओज़ हैं उनका इस पे हाँ, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो उनका जो है वो ज़्यादा असर है। पास्ट में जो है एनजीओ ज़्यादातर गवर्नमेंट और यूएन के साथ काम करती थी, बट अब हम देखें तो ये इनका ज़्यादा फोकस इंटरनेशनल कॉपरेशंस में, स्पेशली एनर्जी, फूड और फाइनेंस में। तो कॉपरेशंस जो हैं ये भी अडेप्ट कर रही हैं टू एड्रेस सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जैसे कि ट्रिपल पी, बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस, इस तरह ये एक फ्रेमवर्क है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हैं। इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। ठीक है, ये इसका जो है वो ये एक फ्रेमवर्क है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजीज में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर सोसाइटी टू एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज लाइक क्लाइमेट चेंज। अब इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हम देखते हैं नए तरीके कि किस तरह से जो है वो जो तीन जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं, बिग ग्रुप्स हैं काम करने, जैसे सिविल सोसाइटी, बिग इंटरनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट, जिसके अंदर यूएन भी आ जाती हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन भी आ जाती हैं। तो ये जो थ्री वे मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पे रिसर्च के लिए थ्री वे अरेंजमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च, फिर भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिसर्चर्स के लिए। की प्रिंसिपल फॉर रिसर्च इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी इज की, इंक्लूडिंग हाउ इट्स फंडेड, रिव्यूड एंड असेस्ड। इसका क्या मतलब है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि कहाँ से जो है वो मनी कहाँ से आ रही है, ठीक है, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कैसे जो है वो रिसर्च जो है वो रिव्यू हो रही है, कैसे जो है वो रिजल्ट्स किस तरह से बन रहे हैं, ये हर चीज़ जो है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। दोनों वीडियोस आप देखें, उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई है या नहीं आई। कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, सबके साथ जो है वो चैनल का लिंक और वीडियोस का लिंक शेयर करें, और दूसरी प्लेलिस्ट वगैरह को भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।